नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे सामने आज कई दिलचस्प स्रोत हैं, खबरें हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, सरकारी घोषणाएं भी हैं जो सुरक्षा, पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था और हाँ, दुनिया भर के रिश्तों पर भी नई रोशनी डाल रही हैं। जी। हमारा मकसद है कि इन बिखरी हुई जानकारियों से काम की बातें निकालें, मुद्दे की तह तक पहुंचें और समझें कि इन सब का हमारे लिए आखिर मतलब क्या है। तो तैयार हो जाइए जानकारी की इस दुनिया में एक गहरा गोता लगाने के लिए। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि इन तमाम स्रोतों से सबसे अहम जानकारी निकालकर उसे आसान शब्दों में पेश किया जाए, ताकि अलग-अलग पहलुओं को ठीक से समझा जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश की सुरक्षा और शासन से जुड़ी कुछ हालिया खबरों से। पहली खबर पूर्वोत्तर से आ रही है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों वाले इलाकों को छोड़कर पूरे राज्य को अगले 6 महीने के लिए फिर से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये सशस्त्र बल विशेष शक्तियां यानी एफस्पीआ 1958 के तहत किया गया है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के भी कुछ हिस्सों में इसकी मियाद बढ़ाई गई है। ये एफस्पा आखिर है क्या और ये अशांत क्षेत्र घोषित करने का मतलब क्या होता है, जरा समझाएंगे? हाँ, देखिए, एफ्स्पा कानून मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसकी धारा 3 ये कहती है कि अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल को या प्रशासक को या फिर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि हालात इतने बिगड़ गए हैं, इतने अशांत हैं कि सामान्य पुलिस बल काफी नहीं है और सेना की मदद लेना जरूरी हो गया है, तो वो उस इलाके को अशांत क्षेत्र या डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। अच्छा। और एक बार कोई इलाका अशांत क्षेत्र घोषित हो गया तो फिर इस कानून के तहत वहां तैनात सशस्त्र बलों को कुछ विशेष शक्तियां मिल जाती हैं। कैसी विशेष शक्तियां? जैसे कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंच या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक लगा सकते हैं। अगर उन्हें किसी पर वाजिब शक हो तो बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। किसी भी घर या परिसर में बिना वारंट के घुसकर तलाशी ले सकते हैं। बिना वारंट के? जी। और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें फायरिंग तक शामिल हो सकती है। अगर उन्हें लगता है कि कानून तोड़ने वाले को रोकना जरूरी है, हथियारों के जखीरे या किलेबंद जगहों को नष्ट करने का अधिकार भी उन्हें मिलता है। अब ये कानून पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों जैसे अरुणाचल, असम, मणिपुर, नागालैंड वगैरह के कुछ हिस्सों में लागू है। यानी ये एक तरह का कह सकते हैं कि असाधारण अधिकार है जो सुरक्षा बलों को मुश्किल हालात में दिया जाता है। लेकिन इस पर तो अक्सर बहस भी होती है, मानवाधिकारों के हनन के आरोप भी लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इस पर लंबे समय से बहस जारी है। सुरक्षा की जरूरतें और मानवाधिकारों की चिंताएं, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां हालात वाकई तनावपूर्ण हों। समझ सकती हूँ। खैर, शासन से ही जुड़ी एक और खबर नियुक्ति की है। आर वेंकटरमणी जी को फिर से 3 साल के लिए भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। ये पद कितना अहम है और इनकी भूमिका क्या होती है असल में? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ये देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और वकील होते हैं। अच्छा, सरकार के वकील? जी। संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है कि इस पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। ओके। उनका मुख्य काम है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। साथ ही राष्ट्रपति उन्हें समय समय पर जो भी कानूनी कर्तव्य सौंपते हैं उन्हें पूरा करना। उन्हें भारत के किसी भी अदालत में जाकर सुनवाई करने का अधिकार होता है। किसी भी अदालत में? हाँ, किसी भी अदालत में। और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहें वे पद पर बने रहते हैं। उनका वेतन और भत्ते भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। और एक बात मैंने पढ़ी थी कि वो संसद की कार्रवाई में भी भाग ले सकते हैं। बिल्कुल सही। ये एक दिलचस्प पहलू है। संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। यहाँ तक कि वो संसदीय समितियों के सदस्य भी हो सकते हैं जिनमें उन्हें नामित किया जाए। लेकिन उन्हें संसद में वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वे संसद के सदस्य नहीं होते। अरे वाह! यानी सदस्य न होते हुए भी बहस में शामिल हो सकते हैं, बोल सकते हैं। ये तो काफी अनोखा अधिकार है। अच्छा, और न्यायिक नियुक्तियों की बात चली रही है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहती है? हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें प्रक्रिया थोड़ी अलग है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। ठीक है। और जब अन्य जजों की नियुक्ति करनी होती है तो राष्ट्रपति सीजेआई और राज्यपाल के अलावा उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेते हैं। तो ये सलाह बाध्यकारी होती है? देखिए, नामों की सिफारिश एक कोलिजियम सिस्टम के जरिए होती है। हाई कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, जिसमें सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज होते हैं, वो हाई कोर्ट कोलिजियम, जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठतम जज होते हैं, की सिफारिशों पर विचार करके अंतिम सिफारिश राष्ट्रपति को भेजता है। तो प्रक्रिया परामर्श पर आधारित है, लेकिन कोलिजियम की सिफारिश का वजन काफी होता है। समझ गई। चलिए अब जरा जमीन और देश की सीमाओं से ऊपर उठकर पूरे ग्रह की सेहत पर नजर डालते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, प्लैनेटरी हेल्थ चेक 2025 रिपोर्ट, और इसके नतीजे मुझे तो काफी चिंताजनक लगे। रिपोर्ट कह रही है कि धरती को सुरक्षित रखने वाली 9 अहम सीमाओं में से 7 को हम पार कर चुके हैं। ये क्या है ग्रही सीमाएं, और 7 पार करने का मतलब क्या है? हाँ, ये वाकई बहुत गंभीर बात है। देखिए, ग्रही सीमाएं या प्लैनेटरी बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने दिया था। ये वो 9 प्रमुख प्राकृतिक प्रक्रियाएं और सिस्टम हैं जो धरती पर जीवन को संभव बनाते हैं और उसे स्थिर रखते हैं। 9 प्रक्रियाएं कौन सी? इनमें शामिल हैं जलवायु परिवर्तन, जैव मंडल की अखंडता यानी बायोडाइवर्सिटी का नुकसान, भूमि प्रणाली में बदलाव जैसे जंगलों का कटना, ताजे पानी का उपयोग, नए प्रकार के तत्व जैसे प्लास्टिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, जैव भू रासायनिक प्रवाह, खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस चक्र, महासागरों का अम्लीकरण, वायुमंडल में एरोसोल, धूल कण वगैरह की मात्रा और समताप मंडलीय ओजोन परत का क्षरण। ओके, तो ये 9 सीमाएं हैं। जी, और वैज्ञानिकों ने हर प्रक्रिया के लिए एक सुरक्षित सीमा तय की है, जिसके अंदर रहकर ही हम इंसान इस ग्रह पर सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। अब ये जो नई रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि इन 9 में से 7 सीमाओं को हम लांघ चुके हैं। केवल 2 सीमाएं, वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग और ओजोन परत का क्षरण, ही अभी सुरक्षित दायरे में हैं। 7 सीमाएं पार, ये तो बहुत ही डरावना है। कौन सी सीमाएं सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं, या सभी बराबर हैं? देखिए, सभी का पार होना अपने आप में बेहद चिंताजनक है, क्योंकि ये सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन रिपोर्ट कुछ खास बातें हाईलाइट करती है, जैसे महासागरों का अम्लीकरण, समुद्रों का पानी ज्यादा एसिडिक हो रहा है। ये सीमा पहली बार पार हुई है। और इसका असर? इसका सीधा असर समुद्री जीवन पर, खास तौर पर मूंगे की चट्टानों, कोरल्स और सीप जैसे जीवों पर पड़ रहा है, जिनका कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये समुद्री इकोसिस्टम की नींव है। जलवायु परिवर्तन के संकेतक तो लगातार बिगड़ ही रहे। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा 2025 में 423 ppm तक पहुंच गई है, जो 450 ppm की उच्च जोखिम वाली सीमा के बहुत नजदीक है। और जैव विविधता? उसमें भी गिरावट जारी है। प्रजातियों के विलुप्त होने की दर सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा बनी हुई है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। क्या? उनके समाधान खोजना और इस बारे में संवाद बेहतर करना। यहाँ तक कि वो एडवांस मॉडलिंग, AI और अलग-अलग डेटा स्रोतों का इस्तेमाल करके एक तरह का प्लैनेटरी मिशन कंट्रोल सेंटर बनाने की भी योजना बना रहे हैं। मिशन कंट्रोल सेंटर धरती के लिए? हाँ, कुछ वैसा ही, जो लगभग रियल टाइम में हमें बता सके कि ग्रह की सेहत कैसी चल रही है, कौन सी सीमाएं खतरे में हैं। ये तो बहुत ही जरूरी पहल लगती है। अच्छा, पर्यावरण की बात चल रही है तो ऊर्जा का जिक्र भी लाजमी है। अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की एक नई खोज हुई है। ये कितनी बड़ी खबर है, और क्या इसका पर्यावरण पर भी कोई असर पड़ सकता है, खासकर जब हम अभी प्लैनेटरी बाउंड्रीज की बात कर रहे थे? हाँ, ये एक अहम खोज है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट के पास समुद्र में तटरेखा से करीब 17 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 2 नाम के कुएं में प्राकृतिक गैस मिली है। कितनी गैस हो सकती है वहां? देखिए, एक अनुमान है कि पूरे अंडमान निकोबार बेसिन में करीब 371 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट MMTOE हाइड्रोकार्बन संसाधन हो सकते हैं। ये इलाका भूगर्भीय रूप से काफी सक्रिय है, भारतीय और बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर है, जिससे वहां गैस बनने और जमा होने के लिए अच्छी संरचनाएं बनी हैं। तो भारत के लिए ये अच्छी खबर है ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से? निश्चित रूप से। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक वो एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था बने
और अपनी कुल ऊर्जा जरूरत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% कर दे। अभी हम अपनी जरूरत का लगभग 50% गैस ही खुद पैदा करते हैं, बाकी हमें आयात करना पड़ता है, मुख्य रूप से कतर, अमेरिका, यूएई जैसे देशों से। तो ये खोज उस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सरकार ने भी गैस की खोज और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई हैं, जैसे हेल्प, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, OALP, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, और गैस सेक्टर में 100% FDI की इजाजत भी दी है। लेकिन वही सवाल फिर से, एक तरफ हम गैस खोज रहे हैं जो है तो जीवाश्म ईंधन ही, और दूसरी तरफ हम प्लैनेटरी बाउंड्रीज पार कर रहे हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन एक बड़ा फैक्टर है। ये दोनों बातें साथ साथ कैसे चल सकती हैं? ये बिल्कुल सही सवाल है और यही आज की सबसे बड़ी दुविधाओं में से एक है। एक तरफ हमारी तात्कालिक ऊर्जा जरूरतें, विकास की आकांक्षाएं, आयात पर निर्भरता कम करने का दबाव है। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा है और साफ सुथरी ऊर्जा की तरफ जाने की वैश्विक जरूरत है। तो इसका हल क्या है? कोई आसान हल नहीं है, शायद मध्यम मार्ग अपनाना होगा। मतलब जब तक हम पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट नहीं हो जाते, तब तक प्राकृतिक गैस को कोयले जैसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये अपेक्षाकृत कम उत्सर्जन करती है। लेकिन साथ ही इस नई खोज के साथ पर्यावरण सुरक्षा के कड़े नियम लागू करना, मीथेन रिसाव जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है को रोकना और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश और तेज करना, ये सब एक साथ करना होगा। ये एक संतुलन साधने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये संतुलन साधना ही सबसे मुश्किल काम है। चलिए अब समाज से जुड़े कुछ मुद्दों पर आते हैं। एक अच्छी खबर है, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक भारत में बाल विवाह की दर में कमी आई है। हाँ, ये एक सकारात्मक रुझान है। खासकर आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में काफी सुधार दिखा है। आंध्र में 33% से घटकर 29.3% और राजस्थान में तो 35.4% से घटकर 25.4% हो गई है दर। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये वाकई एक अच्छी खबर है और इसके पीछे कई स्तरों पे हुए लगातार प्रयास हैं। ऐसा नहीं है कि ये अचानक हो गया। कई राज्यों ने बहुत अच्छे जमीनी स्तर पर काम किए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उन्होंने NFHS 5 के डेटा का इस्तेमाल किया। जिन जिलों में बाल विवाह की दर ज्यादा थी, वहां यूनिसेफ की मदद से महिला और बाल विकास विभाग ने बहुत सघन मतलब इंटेंसिव रोकथाम कार्यक्रम चलाया। अच्छा। असम में एक अलग मॉडल अपनाया गया, जहां लड़कों और पुरुषों के व्यवहार और उनकी सोच को बदलने पर फोकस किया गया ताकि वो लैंगिक समानता को समझें और अपनाएं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में लोगों ने खुद पहल की। स्वयंसेवकों ने मिलकर जश्न बहारन नाम का अभियान चलाया, जिसमें अलग अलग विभागों ने मिलकर काम किया। ओडिशा ने तो बाल विवाह मुक्त ग्राम की पहल को बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया। जनवरी 2022 तक वहां 12,000 से ज्यादा गांवों ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया था। वाह, ये तो कमाल है। और राष्ट्रीय स्तर पर ECMA 2006 है। ये कानून 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी को गैर कानूनी बनाता है और सजा का प्रावधान करता है। इसके अलावा बाल विवाह रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी है और बाल विवाह मुक्त भारत जैसे अभियान भी चल रहे हैं, जो कानून को और मजबूत करने की वकालत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी UNFPA और यूनिसेफ मिलकर 2016 से एक वैश्विक कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये सब मिलीजुली कोशिशों का नतीजा है। हाँ, लगता है कि कानून, सरकारी कार्यक्रम और सबसे जरूरी सामाजिक जागरूकता, ये सब मिलकर धीरे धीरे ही सही पर असर दिखा रहे हैं। अच्छा, समाज से ही जुड़ा एक और दिलचस्प मुद्दा है शहरीकरण का। भारत की रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने एक प्रस्ताव दिया है कि 2027 में जो अगली जनगणना होगी उसमें शहरी क्षेत्र की परिभाषा वही रखी जाए जो 2011 की जनगणना में थी। उनका तर्क है कि इससे पिछली जनगणनाओं से तुलना करने में आसानी होगी और शहरीकरण के ट्रेंड्स को बेहतर समझा जा सकेगा। लेकिन क्या मौजूदा परिभाषा में कोई कमी है या ये ठीक है? हाँ, ये अहम मुद्दा है और मौजूदा परिभाषा को लेकर कुछ गंभीर सवाल और चिंताएं हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि भारत में जनगणना किसी बस्ती को शहरी कैसे मानती है। दो तरीके हैं। दो तरीके? हाँ, पहला है वैधानिक कस्बे, स्टैट्यूटरी टाउन्स। ये वो सभी प्रशासनिक इकाइयां हैं जिन्हें कानून के तहत शहरी घोषित किया गया है, जैसे नगर निगम, नगरपालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह। अगर ऐसे कस्बे की आबादी 1 लाख या उससे ज्यादा है तो उसे शहर, सिटी कहते हैं। ठीक है, ये तो कानूनी परिभाषा हो गई। और दूसरा? दूसरा है जनगणना कस्बे, सेंसस टाउन्स।
ये वो बस्तियां हैं जो कानूनी तौर पर तो गांव हैं, मतलब वहां ग्राम पंचायत है, लेकिन जनगणना के 3 खास पैमाने पूरे करती हैं। कौन से 3 पैमाने? पहला, वहां की न्यूनतम आबादी 5000 हो। दूसरा, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। और तीसरा, वहां की मुख्य कामकाजी पुरुष आबादी का कम से कम 75% हिस्सा गैर कृषि कार्यों, मतलब खेतीबाड़ी के अलावा दूसरे कामों जैसे नौकरी, व्यापार, मजदूरी में लगा हो। पुरुष आबादी, यहीं पर कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है। यह परिभाषा सिर्फ पुरुषों के काम को गिनती है। इसमें महिलाओं के आर्थिक योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, जो कि आज की हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। हाँ, ये तो सच है। दूसरी दिक्कत यह है कि ये जो 75% गैर कृषि कार्य वाला पैमाना है, ये करीब 50 साल पुराना है। तब से अब तक अर्थव्यवस्था और समाज कितना बदल चुका है। तीसरी बात, इस परिभाषा की वजह से होता यह है कि बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जिनका चरित्र, जिनका रहन सहन, जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से शहरी हो चुकी है, लेकिन वो कागजों पर गांव ही बनी रहती हैं। उन्हें जनगणना कस्बे का टैग तो मिल जाता है, लेकिन वो रहते गांव ही हैं। हाँ, प्रशासनिक रूप से वो गांव ही रहते हैं। उनका प्रशासन ग्राम पंचायतों के पास होता है। अब ग्राम पंचायतों के पास न तो शहरों जैसी योजना बनाने की क्षमता होती है, न उतने वित्तीय संसाधन होते हैं, और न ही वैसा प्रशासनिक ढांचा होता है जैसा शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं के पास होता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इन जनगणना कस्बों में रहने वाले लाखों लोगों को वो बुनियादी शहरी सुविधाएं नहीं मिल पाती जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, जैसे कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था, सीवेज सिस्टम, पक्की सड़कें, योजनाबद्ध आवास। इन सब चीज़ों की प्लानिंग और अमल ग्रामीण शासन तंत्र के तहत ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए कई विशेषज्ञ और संस्थाएं ये सुझाव दे रहे हैं कि अब इस परिभाषा को बदलने का वक्त आ गया है। तो क्या सुझाव है, कैसे बदला जाए इसे? सुझावों में एक तो यही है कि कामकाजी आबादी वाले पैमाने में महिलाओं को भी शामिल किया जाए। दूसरा, जनसंख्या घनत्व और गैर कृषि कार्यों के प्रतिशत जैसे मानदंडों पर फिर से विचार हो। एक और सुझाव है कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा समर्थित डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन DUGURBA पद्धति को अपनाने पर विचार किया जाए, जो सिर्फ प्रशासनिक सीमाओं के बजाय आबादी के घनत्व और बसावट के पैटर्न को देखती है। समझ गए। यानी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि परिभाषा बदलने से जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं पर सीधा असर पड़ सकता है। खैर, अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। वहां के राष्ट्रपति ने बाहर से आने वाली फार्मास्यूटिकल दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। जी हाँ। भारत को तो दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। हम दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्यातकों में से हैं। हम पर इसका क्या असर होगा? ताकि इसमें एक शर्त भी है। अगर कोई दवा कंपनी अपनी उत्पादन इकाई अमेरिका में ही स्थापित कर लेती है या कर रही है, तो उस पर यह टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, तो ये मेक इन अमेरिका को बढ़ावा देने जैसा है। बिल्कुल। अब भारत पर इसके असर की बात करें तो हाँ, चिंता की बात हो सकती है। अमेरिका भारतीय दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। हमारे कुल दवा निर्यात का लगभग 35% हिस्सा, जो करीब $10 अरब सालाना बनता है, वो अकेले अमेरिका को जाता है। तो क्या हमारी दवा इंडस्ट्री मुश्किल में आ जाएगी? देखिए, इसमें एक राहत की बात भी है। भारत का जो ज्यादातर निर्यात है वो कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं का है, यानी वो दवाई जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है। साथ ही हम दवा बनाने के लिए कच्चा माल, जिसे APIs कहते हैं, वो भी काफी निर्यात करते हैं। फिलहाल ऐसा लगता है कि ये जेनेरिक दवाएं और APIs इस नए टैरिफ के दायरे से बाहर हैं। टैरिफ मुख्य रूप से ब्रांडेड यानी नई और महंगी पेटेंट वाली दवाओं पर लगाया जा रहा है। तो फिर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। पूरी तरह निश्चिंत भी नहीं हो सकते। कुछ संभावित जोखिम हैं। पहला, ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल दवा की परिभाषा क्या होगी, यह भी पूरी तरह साफ नहीं है। अगर इसकी परिभाषा में अस्पष्टता रही या इसे मनमाने ढंग से लागू किया गया, तो हो सकता है कि भारत से जाने वाली कुछ जेनेरिक दवाओं को भी इसमें शामिल करने की कोशिश हो, जिससे शिपमेंट में देरी, ज्यादा जांच और लागत बढ़ सकती है। दूसरा जोखिम यह है कि दुनिया में अमेरिका के बाहर US FDA यानी अमेरिकी दवा नियामक संस्था से मंजूरशुदा सबसे ज्यादा दवा फैक्ट्रियां भारत में हैं। अब अगर इस 100% टैरिफ के दबाव में कुछ बड़ी भारतीय या मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारत से अमेरिका को निर्यात करती हैं, वो अपनी उत्पादन इकाइयां अमेरिका शिफ्ट करने का फैसला करती हैं, तो लंबी अवधि में भारत के दवा उत्पादन और निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। और क्या कोई फायदा भी हो सकता है हमें इससे? हाँ, एक अल्पकालिक फायदा हो सकता है। टैरिफ लगने से अमेरिका में ब्रांडेड दवाएं और महंगी हो जाएंगी।
इससे वहां सस्ती जेनरिक दवाओं की मांग बढ़ सकती है, जिसका फायदा भारतीय कंपनियों को मिल सकता है, क्योंकि हम जेनरिक दवाओं के सबसे बड़े सप्लायर हैं। तो स्थिति मिली-जुली है। वैसे भारतीय फार्मा सेक्टर काफी मजबूत है। हम मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 11वें स्थान पर हैं। अनुमान है कि 2030 तक ये उद्योग $130 अरब और 2047 तक $450 अरब का हो सकता है। यानी फायदे और नुकसान दोनों की संभावनाएं और हमें स्थिति पर नजर रखनी होगी। चलिए अब जल्दी से कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, कुछ संक्षिप्त अपडेट्स। जी, जल संरक्षण की दिशा में एक अच्छी खबर है। कर्नाटक के बीदर जिले ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संचयन में जन भागीदारी JSJB का पुरस्कार जीता है, जबकि तेलंगाना राज्य जल संरक्षण में अव्वल रहा है। हाँ, ये JSJB पहल यानी जन भागीदारी से जल संचयन ये 2024 में शुरू हुई थी। इसका मकसद ही यही है कि समुदाय को साथ लेकर लोगों की भागीदारी से पानी बचाया जाए। नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें तो G4, L69 और C10 समूहों ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधारों के लिए अपनी मांग दोहराई है। ये समूह कौन है? ये UNSC सुधारों की मांग करने वाले देशों के अलग-अलग समूह हैं। G4 में 4 देश हैं: ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। ये चारों UNSC की स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार हैं और एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। अच्छा। 69 समूह, जिसमें भारत समेत 40 से ज्यादा विकासशील देश हैं, वो UNSC में व्यापक सुधार चाहते हैं, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार शामिल हो। और C10 अफ्रीकी संघ के 10 देशों का समूह है, जो UNSC सुधार पर अफ्रीका के साझा रुख का प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी समूह मानते हैं कि UNSC को आज की दुनिया की सच्चाइयों के हिसाब से बदलना चाहिए। ये मांग तो काफी पुरानी है। अच्छा, भारत सरकार ने भी रिजर्व बैंक के साथ मिलकर चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही अक्टूबर से मार्च के लिए अपने उधार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। इसमें सामान्य सरकारी बॉन्ड यानी डेटेड सिक्योरिटीज के साथ साथ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स SGRBs जारी करना भी शामिल है। ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? डेटेड सिक्योरिटीज तो सामान्य सरकारी बॉन्ड होते हैं, जिन पर सरकार एक निश्चित या फ्लोटिंग ब्याज देती है और इनकी मैच्योरिटी अवधि 5 से 40 साल तक होती है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खास तरह के बॉन्ड हैं। इनसे जुटाया गया पैसा सरकार केवल ग्रीन यानी पर्यावरण के लिए फायदेमंद परियोजनाओं में ही लगा सकती है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सौर, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, प्रदूषण नियंत्रण, वनीकरण वगैरह। इन्हें पहली बार बजट 2022-23 में पेश किया गया था। ये एक तरह से सरकार की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता और उसके लिए फाइनेंस जुटाने का एक तरीका है। ये तो अच्छी पहल है। दुनिया के दूसरे कोने से एक खबर है, इक्वाडोर में अमेज़न के जंगलों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय के लोग वहां तेल निकालने की एक बहुत बड़ी योजना 47 बिलियन का विरोध कर रहे हैं। हाँ, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है, जिसकी सीमाएं कोलंबिया और पेरू से लगती हैं और तट प्रशांत महासागर से। इसकी राजधानी क्विटो है। इक्वाडोर अपनी अद्भुत जैव विविधता, अमेज़न वर्षावन के हिस्से और गैलापागोस द्वीप समूह के लिए जाना जाता है, जहां डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ये विरोध पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी लोगों के अधिकारों की वैश्विक लड़ाई का एक और उदाहरण है। भारत में वापस आते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने कारों के लिए ईंधन दक्षता के नए मानक कैफे 3 और कैफे 4 के मसौदे में कुछ संशोधन किए हैं। जी, CAFE यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मानक, ये 2017 में अधिसूचित किए गए थे और इनका मकसद है कारों से होने वाले CO2 उत्सर्जन और उनकी ईंधन की खपत को कम करना। ये यात्री कारों 9 सीट तक 3500 किलो तक वजन पर लागू होते हैं। तो नए संशोधनों में क्या है? नए मसौदे में छोटी कारों को थोड़ी राहत दी गई है, शायद इसलिए कि उन पर ज्यादा बोझ ना पड़े। साथ ही फ्लेक्स फ्यूल वाहन जो पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स पर भी चल सकें और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन जो पेट्रोल इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर पर भी ज्यादा दूरी तक चल सकें के लिए कुछ प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव शामिल किए गए हैं। ये नए मानक CFE3 और CFE4 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। ये भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। त्योहारों का मौसम भी करीब आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दे दी है। ये ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों से कैसे अलग हैं? ग्रीन पटाखे, जैसा कि दावा किया जाता है, पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं।
इनमें बेरियम नाइट्रेट जैसे हानिकारक रसायन नहीं होते हैं। इनमें थर्माइट की मात्रा कम होती है और एल्यूमिनियम का भी सीमित प्रयोग होता है। तो क्या ये बिल्कुल प्रदूषण नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी प्रदूषण करते हैं, लेकिन दावा है कि ये पार्टिकुलेट मैटर पीएम उत्सर्जन को कम से कम 30% तक कम करते हैं। इनकी पहचान के लिए इन पर CSIR-NERI काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक खास लोगो या QR कोड होता है। ये पूरी तरह प्रदूषण मुक्त तो नहीं है, लेकिन पारंपरिक पटाखों का एक बेहतर विकल्प माने जाते हैं। ठीक है। और आखिर में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है, रूस और ईरान के बीच एक अहम परमाणु समझौता हुआ है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ईरान की होर्मोज़गन कंपनी और रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत रोसाटॉम ईरान के दक्षिणी प्रांत होर्मोज़गन के सिरिक शहर में 4 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। 4 नए प्लांट? जी, 4। और ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब $25 बिलियन का। हर प्लांट की क्षमता 1255 मेगावाट होगी। आपको याद होगा कि ईरान के पास अभी सिर्फ एक ही चालू परमाणु बिजली घर है, बुशहर में, और वो भी रूस की मदद से ही बना था। ईरान के कुछ और प्रमुख परमाणु स्थल नतांज, फोर्डो और इस्फहान हैं, जो ज्यादातर यूरेनियम संवर्धन से जुड़े हैं। ये नया समझौता ईरान की परमाणु ऊर्जा क्षमता को काफी बढ़ा देगा और इसका क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति पर भी असर पड़ना लाजमी है। तो आज हमने देखा कि कैसे पूर्वोत्तर में सुरक्षा कानून में बदलाव हुए, अटॉर्नी जनरल की दोबारा नियुक्ति हुई, जजों की भर्ती की प्रक्रिया समझी, फिर हमने ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनियां देखी, अंडमान में गैस की खोज और उसके पर्यावरण से जुड़े सवाल समझे। हाँ, फिर बाल विवाह में कमी की अच्छी खबर आई, शहरों की परिभाषा पर चल रही बहस को जाना, अमेरिका के फार्मा टैरिफ के संभावित असर को देखा। बिल्कुल। और फिर पानी बचाने के प्रयास, UNSC में सुधार की लगातार उठ रही मांग, ग्रीन बॉन्ड्स की पहल, इक्वाडोर में पर्यावरण का मुद्दा, गाड़ियों के लिए नए ईंधन मानक, ग्रीन पटाखे और आखिर में ईरान रूस के बीच ये बड़ा परमाणु समझौता। कितनी सारी अलग अलग कड़ियां हैं। इन सबको एक साथ देखने पर क्या तस्वीर उभरती है? कोई एक बड़ा टेक अवे? मुझे लगता है कि इन सभी स्रोतों को एक साथ रखने पर एक बात बहुत साफ तौर पे उभरती है। हमारी दुनिया और उसमें भारत की जगह कितनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है और कितनी जटिल है। इंटरकनेक्टेडनेस और कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे? जरा और समझाएंगे? देखिए, एक तरफ हम ग्रहीय सीमाओं की बात कर रहे हैं जो एक वैश्विक चिंता है, लेकिन उसका सीधा असर हमारे स्थानीय मौसम, खेती, पानी की उपलब्धता पर पड़ता है। दूसरी तरफ अमेरिका में लिया गया एक व्यापारिक फैसला जैसे फार्मा टैरिफ भारत के एक प्रमुख उद्योग और लाखों नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। सही बात है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति का संबंध हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से तो है ही, लेकिन उसका असर क्षेत्रीय स्थिरता और हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर भी पड़ता है। ईरान और रूस के बीच हुआ समझौता हजारों मील दूर हुआ है, लेकिन उसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, परमाणु अप्रसार संधि और मध्य पूर्व की नाजुक शांति पर पड़ सकता है, जिसका अप्रत्यक्ष असर हम पर भी होगा। तो आप कह रही हैं कि लोकल और ग्लोबल अब अलग अलग नहीं रहे? बिल्कुल नहीं रहे। रेखाएं धुंधली हो चुकी हैं। एक तरफ हम अपनी स्थानीय जरूरतों जैसे ऊर्जा सुरक्षा के लिए गैस खोजना, शहरों का विकास करना, अपनी इंडस्ट्री को बचाना को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें वैश्विक हकीकतों जैसे जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम, वैश्विक सुरक्षा चिंताएं का भी सामना करना पड़ रहा है और उनके हिसाब से खुद को ढालना पड़ रहा है। तो भविष्य में चुनौती क्या होगी इन सबको मैनेज करना? हाँ, मुझे लगता है कि भविष्य में शायद सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि हम इन अलग अलग और कई बार विरोधाभासी लगने वाली ज़रूरतों और दबावों के बीच संतुलन कैसे साधते हैं। कैसे हम अपनी आर्थिक तरक्की की रफ्तार बनाए रखते हुए अपने पर्यावरण और अपने ग्रह को भी सुरक्षित रख पाते हैं। कैसे हम अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और हितों की रक्षा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों और सहयोग को भी निभाते हैं। ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिन पर शायद हम सभी को, नीति निर्माताओं से लेकर आम नागरिकों तक, लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये बहुत अहम सवाल है और इन पर विचार करना जरूरी है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नए स्रोतों और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।